विद्यार्थियों, आपको इस पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। आपके बीच ऑप्शन भी मौजूद हैं। ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। विद्यार्थी, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है ये पूछ रहा है आपके क्वेश्चन, जो कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन और न्यू क्वेश्चन है, तभी कंपटीशन के लिए है। क्लास पे पहली बार आए तो शेयर कर दियो सभी ग्रुप में, ताकि सभी विद्यार्थी पढ़ सकें। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको जानकारी भी देना चाहेंगे कि विद्यार्थियों, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका एक प्रमुख उदाहरण है, याद रखिएगा। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, आपके भी दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन ए मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन बी प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन सी शैक्षिक बेरोजगारी, ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। तो विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शैक्षिक बेरोजगारी। शैक्षिक बेरोजगारी क्या होते हैं कि स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी भी देना चाहेंगे कि शिक्षित बेरोजगारी भारत की आर्थिक समस्याओं की प्रमुख समस्या है। यह स्थिति हमारे आर्थिक विकास में बाधक है और शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी अलग किस्म की बेरोजगारी है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति वह स्नातक या स्नातकोत्तर पढ़ाई कर लेते हैं और वह बेरोजगार हो जाते हैं, तो इसी स्थिति को शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, लाजवाब है, पढ़ लीजिएगा, नहीं पछताने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों, आपको भी तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है, जो कि बहुत बार पूछा गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण, भूमि सुधार। तो विद्यार्थियों, जो इसका राइट आंसर है, यानी कि असमानता घटाने का उपाय नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको जानकारी भी देना चाहेंगे कि भारत में असमानता घटाने हेतु निम्न उपाय किए गए हैं। भूमि सुधार, करारोपण, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, वृत्ति राजकोषीय समावेश, प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय दर, सार्वजनिक उपकरणों का निजीकरण। ठीक है, इतना भी ध्यान रखिएगा, पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विद्यार्थियों, आपके भी चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है। चालू मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर, उपयुक्त दोनों के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी उपयुक्त दोनों के आधार पर, यानी चालू मूल्यों के आधार पर भी, स्थिर मूल्यों के आधार पर भी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपयुक्त दोनों के आधार पर। ठीक है विद्यार्थियों, थोड़ा सा आपको जानकारी भी देना चाहेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना दो आधारों पर की जाती है, चालू मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर। जब वस्तुओं की मात्रा में चालू मूल्य बाजार यानी बाजार मूल्य का गुणा करते हैं तो इसे बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय यानी एनएनपी जो है वह बराबर होता है वस्तुओं की मात्रा इंटू बाजार मूल्य। जब राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य का गुणा करके प्राप्त करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय की गणना मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के कारण प्रभावित होगी। इस मूल्य वृद्धि या स्फीति प्रभाव को दूर करने के लिए जब राष्ट्रीय आय को पिछले वर्ष या आधार वर्ष के मूल्य के आधार पर व्यक्त करते हैं तो इसे स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। वर्तमान में स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय का अवकलन करने हेतु वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, इतना हमारा करेक्ट जो है कि मोटिवेशन या व्याख्या हो गया। तो इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, आपके बीच पांचवा नंबर क्वेश्चन है, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है। हाश, ब्याज, कर, इमदाद। विद्यार्थियों, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए कह रहा है किसको घटाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हाश को घटाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको जानकारी भी देना चाहेंगे कि किसी भी देश में
एक निश्चित समय अथवा एक वित्त वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी कहते हैं। जीएनपी से लागत के मूल्य में होने वाली मूल्यह्रास को हटाने के बाद जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी कहा जाता है, यानी ह्रास। ठीक है, तो इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। विद्यार्थियों, आपके पे 6वां नंबर क्वेश्चन है, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? विकासशील देशों की, विकसित देशों की, अर्ध विकसित देशों की, अल्प विकसित देशों की। विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विकसित देशों की, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, आपके पे 7वां नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? उत्पादन में ह्रास, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि। विद्यार्थियों, कह रहा है मुद्रास्फीति किस कारण से होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण। ठीक है, थोड़ा सा आपको जानकारी भी देना चाहेंगे कि कारणात्मक रूप से मुद्रास्फीति के कई कारण हो सकते हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, मांग कारक यानी डिमांड पुल, दूसरा नाम मूल्य वृद्धि कारक यानी कॉस्ट पुश। यानी मांग कारक माल सेवा की मांग में वृद्धि से पैदा होते हैं, और जबकि मूल्य वृद्धि कारक स्पष्टतः मूल्य वृद्धि अथवा माल सेवा की आपूर्ति में कमी से उत्पन्न होते हैं। इसका राइट आंसर हो गया। तो थोड़ा सा आपको जो है कि जानकारी के साथ ये भी कहेंगे कि इसको अच्छे से पढ़ लीजिए करिए, नहीं तो इससे भी क्वेश्चन फंस सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विद्यार्थियों, आपको 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय रिजर्व बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी भी देना चाहेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। ये देश का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। ठीक है, इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, आपके 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? 12, 13, 14, 15। विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 15, राइट आंसर। थोड़ा सा इसे हम जानकारी देना चाहेंगे कि भारतीय रुपये के नोट के भाषा पटल पर भारत की 22 सरकारी भाषाओं में से 17 भाषाओं में उनका मूल्य मुद्रित है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोट में 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। कोई भी नोट जैसे 10, 20, 50 पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू में उसकी कीमत लिखी होती है। हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल नोट के अगले हिस्से में होता है, बाकी भाषाएं नोट के पिछले हिस्से पर लिखी जाती है। इतना भी जानकारी रखिएगा। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। विद्यार्थियों, आपकी लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है? अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ। विद्यार्थियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, आपको इसमें हम टाइम देते हैं, बताइए अगर याद हो कमेंट में। 5 सेकंड का टाइम देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। विद्यार्थियों, आपका टाइम समाप्त हुआ। आप विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी लखनऊ। यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसके विषय में जानकारी भी देना चाहेंगे कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सीडीबी भारत की स्वतंत्र एक वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया है, और यह लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास तथा इसी तरह की गतिविधियों में लगी अन्य संस्थाओं के कार्यों में समन्वयन के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और समग्र देश में इसके कार्यालय हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यानी पढ़ने में मज़ा आया होगा। तो सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी कंपटीशन लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।